नमस्कार साथियों, श्रीकांत आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोगों की क्लास संविधान की क्लास रहने वाली है। संविधान में भी आज हम लोग संविधान प्रॉपर तरीके से शुरू कर देंगे, भाग 1 से, यानी कि अनुच्छेद 1 से। इसके पहले तक की लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। जो भी बातें छूटती रहेंगी उनको हम बात करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, क्योंकि ये संविधान की क्लास है, बहुत सारी बातें हो नहीं सकती हैं। कुछ थोड़ी बहुत बात छूटती रहेगी, उसको आगे देखते जाएंगे क्या कैसे होता है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं संविधान का भाग 1। ठीक है, भाग 1। भाग 1 कौन सा है? मैंने पहले बताया था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। किसका राज्य क्षेत्र? यानी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसके विषय में सारी बातें बताई गई हैं। तो इसका जो भाग है वो भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से 4 तक हैं। ठीक है, 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, जिसमें से आप देखेंगे कि राज्य की क्या परिभाषा है, इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र क्या है, कैसे उसका प्रशासन गवर्न होता है, क्या कैसे सब सारी चीजें हैं। कुल मिला के भारत के भौगोलिक स्थिति के विषय में, उसमें जो राज्य रह रहे हैं उनके विषय में सारी बातें अनुच्छेद 1 से 4 में बताई गई हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में आखिर भारत का संघ क्या है, भारत का क्षेत्र क्या है। जैसे 2 वर्ड है, भारत का क्षेत्र, भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। ठीक है, जैसे भारत के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र का मतलब है कि ये बहुत व्यापक शब्द है, इसमें सारी चीजें आ गई हैं, यानी कि एक भारतीय भौगोलिक सीमा के अंदर अगर सारी चीजें आ गई हैं, कुछ भी इससे इतर नहीं है। भारत का क्षेत्र इस संदर्भ में बहुत व्यापक है। और भारत का संघ का मतलब है कि भारतीय सरकार, यानी कि जो भारत की सरकार है, सत्तासीन सरकार है, उसके द्वारा जो गवर्न हो रहा है, तमाम सारी चीजें होता तो बेसिकली आप देखेंगे तो पूरे भारत में यही हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो क्षेत्र में व्यापकता आ जाती है, क्षेत्र व्यापक शब्द है। ठीक है, तो इस मायने में हम देखेंगे 1 से 4 में क्या क्या है, भारत के क्षेत्रों का, भारत के राज्यों का निर्माण कैसे होता है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब आता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, आखिर जो राज्यों का निर्माण होता है उसका आधार क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें 562 रियासतें थी। ठीक है, 562 रियासतों में कहीं कहीं 552 भी मिलता है। ठीक है, 552 ही हम मान लेते हैं, लेकिन मिलता 562 काफी जगह पे मिलता है, कहीं कहीं 552। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था लक्ष्मीकांत जी की, उसमें 552 ही दिया हुआ है। तो अगर मान लिया जाए, इसी को आधार मान लिया जाए, तो 552 में 3 रियासतें ऐसी थी जो स्वयं विलय नहीं हुई थी। 3 रियासतें ऐसी थी जिनको किसके किसके माध्यम से विलय किया गया था? जूनागढ़ को किसके जनमत से किया गया था। ठीक है, कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, और हैदराबाद को किसके माध्यम से किया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई बल के द्वारा किया गया था। ये 3 चीजें पूछा जाता है एग्जाम में कि जूनागढ़ का विलय भारत सरकार में कैसे किया गया? तो जनमत किया गया था, क्योंकि जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम शासक था, लेकिन इसकी अधिकांश संख्या क्या थी? हिंदू थी। ठीक है, तो यहाँ पे जनमत हुआ। जनमत का जैसे का पता है, परिणाम लगभग पता था, वैसा ही हुआ। जो जनमत से फैसला निकल के आया वो भारत में जाने के लिए, यानी भारत संघ में जाने के लिए। ठीक है, कश्मीर पे जो एक्सेशन था, जो है विलय पत्र था, राजा हरि सिंह ने किया था। ठीक है, राजा हरि सिंह ने किया था। ठीक, और हैदराबाद जो है सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई बल के द्वारा, यानी कि पुलिस कार्रवाई बल तो नाम था, यहाँ पे सेना भेज दी गई थी। ठीक है, सेना के कई सारे टुकड़ियां गई थी। तो ये 3 है। ठीक है, हुआ क्या था? 562 रियासत, 552 ही माना जाए, हम 552 ही मान रहे हैं। जब 1947 का जो स्वतंत्रता का बिल आया था, इंडियन फ्रीडम, जो स्वतंत्रता बिल आया था 1947 में, जो ब्रिटेन की सरकार ने पास किया था। ठीक है, उसमें एक बात ये लिखी थी कि जो रियासतें हैं, जो स्वतंत्र रियासतें हैं, ठीक है, स्वतंत्र रियासतें हैं,
वो या तो भारत संघ में जा सकती हैं, भारत संघ से जुड़ सकती हैं, या तो पाकिस्तान संघ में जा सकती हैं, पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रह सकती हैं। और जो स्वतंत्र रियासतें रहेंगी उनका ना भारत में जाएंगी ना पाकिस्तान में जाएंगी, ये स्वतंत्र रहेंगी। कुल मिला के इनकी स्वतंत्रता के ऊपर किसका अधिकार रहेगा? ये स्वतंत्र तो रहेंगी, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार के प्रति इनकी स्वामी भक्ति रहेगी। यानी कि ब्रिटिश सरकार प्रतीकात्मक रूप से क्या रहेगा? प्रतीकात्मक रूप से इनके ऊपर रहेगा, यानी कि देशी रियासतों के ऊपर। तो जो 1947 का बिल आया था वो बेसिकली यही था कि जो रियासतें चाहे तो भारत संघ के साथ जा सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, चाहे स्वतंत्र रह सकती हैं। लेकिन संविधान निर्माण का दौर भी शुरू हो गया था। ठीक है, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने बताया था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। संविधान सभा का गठन इसी तरीके से हुआ था कि कुल जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी 296, इसके बाद देशी रियासतों की जो थी, तो देशी रियासतों के लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेजे नहीं थे, तो इसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत के सदस्य थे, वो चुनकर गए थे संविधान सभा में। ठीक है, तो इन लोगों ने संविधान बनाना शुरू किया था। लेकिन आप देखेंगे कि 1947 जब स्वतंत्र भारत हो गया और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, 1947 से 1948 के बीच में लगभग 70% देशी रियासतें संविधान सभा में आ गई थी और 48 तक तो 100% हो गया था। ठीक है, कारण ये था कि 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय सरदार पटेल ने इन देशी रियासतों को मिलाने के लिए तमाम सारे हथकंडे अपनाए थे। यानी कि देशी रियासतें एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो भारत में जल्दी से जल्दी जुड़ गई, और उसका कारण था कि सरदार पटेल जी की कूटनीति। ठीक है, क्योंकि ये जो मामला था, इसको जो भारत में देशी रियासतों को या संघ में शामिल करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये सरदार पटेल जी की थी। और सरदार पटेल जी ने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से रियासतों को डरा के, धमका के, बात करा के, हर तरह से जो है देशी रियासतों को भारतीय संघ में लेके आए, और पूरी की पूरी कह सकते हैं कि देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। इसके बाद वही 3 देशी रियासतें बची थी। कौन सी? पाकिस्तान कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये तीनों की कहानी फिर कभी देखेंगे, क्योंकि ये लंबी कहानी, अगर बताने लगेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। आज हम लोग थोड़ा सा इसलिए मैंने बता दिया कि राज्यों का हमारे यहाँ निर्माण कैसे हुआ है। बड़ी कठिन प्रक्रिया रही, इतना आसान नहीं रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर राज्य पुनर्गठन आयोग जो होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसका गठन होता है फजल अली के नेतृत्व में। ठीक है, फजल अली इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग का मेन मकसद ही यही होता है कि 1953 में, अगर आप लोगों को याद हो कि श्री रामुल्लु जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे पार्टी के, इन्होंने अनशन किया था 56 या 54 दिन का। इसके बाद उनकी अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद में जो मद्रास है, मद्रास और आंध्र प्रदेश तब एक था, पूरा का पूरा हिस्सा। ठीक है, तब केरल भी नहीं बटा था। ठीक है, केरल का भी निर्माण है। तो ये जो पूरा मद्रास और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, तो इसी मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए, यानी कि ये जो भाषा है, भाषा के आधार पर श्री रामुल्लु जी ये चाहते थे कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पे अलग कर दिया जाए, एक नया स्टेट बना दिया जाए, एक नया राज्य बना दिया जाए। ठीक है, भाषा के आधार पे। जब इनकी 1953 में मृत्यु होती है तो पहली बार क्या होता है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। ये 1953 की बड़ा बात है, आप लोगों को पता भी होगा। आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है भाषा के आधार पर। ठीक है, अब कहानी 1953 के पहले थोड़ा सा देख लीजिए। समय था 1948 का, जब
भारत संघ का निर्माण हो रहा था। एक शक्तिशाली भारत संघ के निर्माण की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा था। जितने भी रियासतें थी, जितने भी क्षेत्र थे, उन सबको लाया जा रहा। बहुत सारे अभी विदेशी क्षेत्र थे, यानी भारत के आज जो क्षेत्र हैं जैसे दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, ये सब जो आज आप देख रहे हैं, गोवा दमन द्वीप, ये सब उसमें विदेशी क्षेत्र थे, यानी कि कोई फ्रांस के अंतर्गत था, कोई पुर्तगाल के अंतर्गत था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 1948 में भारत संघ के सशक्त निर्माण के लिए एक धर आयोग का निर्माण किया गया। धर आयोग बनाया गया, धर, ठीक है, कमेटी बनाई गई मान लीजिए, ठीक है, धर आयोग का निर्माण किया गया। और चूंकि भारत में भाषा को लेकर जबरदस्त वाद प्रतिवाद रहता है, शुरू से रहता है, आज तक है, आप देखते ही हैं, है ना, भाषा के ही आधार पे कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कह दे कि प्रशासनिक आधार पे राज्यों का गठन किया जा रहा है, पर उसके पीछे जो एक छुपा रहता है भाषा, वो भाषा को दरकिनार नहीं किया जाता है। अब चूंकि उसको सीधे तौर पे नहीं लाया जाता है, क्योंकि भाषा के आधार को मान्यता धीरे धीरे समाप्त कर दिया जा रहा है, ठीक है, और उसकी जगह पे प्रशासनिक शब्द को लाया जाता है कि प्रशासन की वजह से। ठीक है, जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ सन 2000 में, प्रशासनिक कारणों की वजह से हुआ कि बहुत बड़े बड़े स्टेट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का जो क्षेत्र हुआ वो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां जो उत्तराखंडी भाषा है, तमाम सारी जो पहाड़ी भाषा है, या छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वाला इलाका है, छत्तीसगढ़ का आदिवासी बाहुल्य जो एरिया है, ठीक है, तो ये सब भले भी प्रशासनिक वजह से हो, लेकिन भाषा पीछे न पीछे तो लगी ही रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भाषा एक मूल कारण बनती है किसी भी राज्य के बनने में, गठन होने में, खास करके भारत जैसे क्षेत्र में जहाँ पे इतनी भाषा बोली जाती है, इतनी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं। ठीक है, तो धर आयोग का गठन हुआ, और धर आयोग का गठन ही इसलिए हुआ था राज्यों के गठन के सुझाव के लिए, राज्यों के गठन के सुझाव के लिए कि राज्यों का गठन कैसे हो, किस प्रकार से हो। ठीक है, तो धर आयोग ने इस बात को मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन अपने रिकमेंडेशन में यही इस बात को कहा था धर आयोग ने, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए? प्रशासनिक कारणों की वजह से, प्रशासन मेन मुख्य मुद्दा होना चाहिए, प्रशासनिक कारणों की वजह से राज्य का गठन होना चाहिए। ठीक है, राज्य का गठन होना चाहिए, ये धर आयोग ने कहा। ठीक है, मोटा मोटा 1948 में इसका गठन हुआ था। मई जून की बात है, मई जून में गठन हो गया था, सितंबर अक्टूबर तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। कुल मिला के ये आपको दो चीजें जाननी चाहिए, राज्यों के गठन के सुझाव के लिए दिया गया था। जब इसकी रिपोर्ट आई, इस आयोग की रिपोर्ट आई, तो विवाद हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, तुरंत ही जेवीपी कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, जेवीपी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और यही तीन लोग थे। ठीक है, अरे जेवी हाँ, एक मिनट, तो ये जो जेवीपी कमेटी है ये भी बन गई। इसमें कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री ही थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कौन था? पट्टाभ सीतारमैया थे, पी से पट्टाभ सीतारमैया थे। दक्षिण भारत के बहुत ही कद्दावर कांग्रेसी नेता थे पट्टाभ सीतारमैया। ठीक है, जिन तीन लोगों की कमेटी बनी, इन तीन लोगों की जब कमेटी बनी तो इन्होंने इस बात को माना कि भाषा के आधार पर नहीं गठन होना चाहिए राज्यों का, प्रशासनिक कारण ही मेन मुख्य मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, जब ये बात इन तीनों लोगों की, क्योंकि एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल व्यक्ति को अंतर्गत एक कमेटी बनती और वो कमेटी भी वही रिकमेंडेशन देती जो धर आयोग की कमेटी ने दिया था, तो इससे विवाद होना लाजमी सी बात थी और हुआ भी। ठीक है, फिर 1950 के बाद से धीरे धीरे इस आंदोलन को तेलुगु भाषी वाला क्षेत्र जो चेन्नई में
के अंतर्गत उसमें मद्रास था, ठीक है, उसके अंतर्गत जो था, तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है, लड़ाई लड़ी जाने लगी। तो फिर वही बात आती है 1953 में, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया जाता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष रहते हैं फजल जी, एक दूसरे सदस्य रहते हैं के एम पडिक्कर, और एक रहते हैं कुंजरू महोदय रहते हैं, कुंजरू ही नाम रहता है ना, हाँ, एच एन कुंजरू पूरा नाम है उनका, एच एन कुंजरू, के एम पडिक्कर, एन कुंजरू, ठीक। तो हम लोग कहाँ थे? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली अध्यक्ष थे उसके, फजल अली अध्यक्ष थे। सदस्य कौन थे? के एम पडिक्कर, और दूसरे थे एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू थे, ठीक है। 53 में गठन हो गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, 1955 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने इस बात को माना कि नहीं, राज्यों के गठन में वर्तमान स्थिति के आधार पर आप भाषा को मना नहीं कर सकते हैं या भाषा को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है भारत में कि भाषा के आधार पे क्षेत्रवाद बिल्कुल से एकदम हावी है। तो आप भाषा को मुख्य आधार मान सकते हैं। फजल अली की जब रिपोर्ट आती है 1955 में, तो फजल अली की रिपोर्ट ने यह कहा कि आप भाषा को डिनाई नहीं कर सकते। भारत जैसे देश में जहां पे भाषा के लिए तलवार निकल जाती है, खून खराबा हो जाता है, तो भाषा को मुख्य आधार माना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ शर्तों के साथ में भाषा को मानने के लिए कहा, ठीक है। दूसरी बात कहा कि भाषा तो मुख्य आधार होनी चाहिए, साथ में प्रशासनिक कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक कारणों को भी प्रमुखता देनी चाहिए, किसी राज्य के गठन में प्रमुखता देनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भाषा के आधार पर बना के बिल्कुल सी तिलांजलि ले लें या मुंह मोड़ लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रशासनिक कारणों की वजह से भी इसको देखना चाहिए। एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों चीजों में बैलेंस बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन भाषा को आप बिल्कुल से नजरअंदाज नहीं कर सकते, भाषा तो आधार रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात इन्होंने और भी कही, क्या कही? इन्होंने जो प्रमुख बात कही, एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मना कर दिया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मना कर दिया या अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था, समझा रहे हैं, ठीक है। कारण यह है कि एक भाषा एक राज्य के अगर सिद्धांत को मानते उस समय, तो आप समझ लीजिए सैकड़ों राज्य बन जाते। इतनी भाषाएं थी, सभी लोग 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते कि नहीं, हमें हमारा राज्य अलग कर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ना बन जाए कि सिर्फ और सिर्फ भाषा को ही देखना जाए और भाषा के पीछे जो आने वाली समस्या है उनको दरकिनार कर दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मना कर दिया, क्योंकि उस समय जो 1950 के बाद जो आंदोलन हो रहे थे भाषा को लेके, वो एक प्रकार से इसी प्रकार से हो रहे थे। कई सारे जो आंदोलनकारी थे कि नहीं, एक भाषा एक राज्य, तो इसको उन्होंने मना कर दिया था, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को। और उन्होंने इस बात को प्रमुखता रूप से कहा था जो है कि राज्य के गठन में सर्वप्रथम 3-4 बातें जरूर होनी चाहिए। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता, ठीक है। आज भी हम इसी बात को फॉलो करते हैं कि सर्वोपरि क्या है, देश की एकता, सुरक्षा और अखंडता, ठीक। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि भाषा, जो भाषा भाषी लोग हैं या जो सांस्कृतिक रूप से एक समाज रह रहा है, बन रहा है, उसमें ऐसा ना हो कि बिलगाव की स्थिति हो जाए सिर्फ भाषा के आधार पर बना देने से। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए कि राज्य के निर्माण में सिर्फ भाषा भाषी वालों के लिए नहीं, या सांस्कृतिक एक रूपता जो है उसको छिन्न भिन्न ना होने पाए। ऐसी स्थिति के लिए हमें दोनों में
समरूपता बनानी होगी, दोनों में संतुलन बनाना होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक। तीसरी बात वही प्रशासनिक बात कही उन्होंने कि प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को भी देखना होगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सब एक राज्य बनाने के पक्ष में उन्होंने बातें कही थी, भाषा को उन्होंने प्रमुख रूप से माना था। ठीक है। और चौथा सर्वोपरि क्या है कि उनका ये कहना था कि जो राज्य बन रहा है उसमें जो राज्य में रहने वाले लोग हैं और जो दूसरे राज्य के लोग हैं, जो दूसरे राज्य का गठन हो, तो उनमें उनके बीच में भ्रातृत्व की भावना हो, एक दूसरे के कल्याण की भावना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल से एक भाषा के आधार पर ये राज्य बन गया, एक भाषा के आधार पर ये राज्य बन गया और दोनों 24 घंटा लड़े पड़े हुए हैं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ना इस आधार को तवज्जो देना चाहिए, ना इस सिद्धांत को पूरी तरह से तवज्जो देना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि एक राज्य का अगर निर्माण होता है भाषा के आधार पर, दूसरे भी राज्य का अगर निर्माण होता है तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि सांस्कृतिक एक रूपता रहे, समाज में एक रूपता रहे, लोगों के बीच कल्याण की भावना पनपे, भ्रातृत्व की भावना बढ़े, बंधुत्व की भावना बने और सर्वोपरि देश की एकता और सुरक्षा और अखंडता पे बिल्कुल से आंच नहीं आना चाहिए। ठीक है। इन तमाम सारी बातों को उन्होंने बताया और इसके बाद जो 3-4 आयाम, जो 3-4 बिंदु, अगर इसको 4 बिंदु के रूप में देख लेंगे, 4-5 बिंदु के रूप में देख लीजिए, तो ये 4-5 बिंदु हैं। बाकी ये जो उन्होंने कहा था इसको पूरी तरह से है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ था, इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम 1956 आता है फिर। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आता है? 1956 में आता है। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो राज्यों के निर्माण के विषय में, बाकी तो वो जो अनुच्छेद है मैं आपको तुरंत बता ही दूंगा। हालांकि मेरा आज विचार था कि 1 से 4 तक अनुच्छेद ही पढ़ाया जाए, पर इसकी बात खुल गई तो चलिए ये भी जान लीजिए। इसको भी मैं बहुत विस्तार में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि बहुत फिर टाइम चला जाएगा आपका। ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। ठीक है। सरकार लेके आई। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो कब हुआ है? 1956 में हुआ है। ठीक है। इसको क्या कर लिया गया अधिनियम के द्वारा? 1950 में क्या हुआ था अभी मैं बता रहा हूं कि जो भाग का है और भाग खा है, ठीक है, इसको दोनों को समाप्त कर दिया गया और एक मान लिया गया। कहने का ये मतलब है कि 1950 में जो राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का निर्माण हो रहा था, बेसिकली 1948 के बाद से ही 1956 तक जो ये व्यवस्था चलती है, जिसमें राज्यों के निर्माण को लेके भाग का, भाग खा और भाग गा, ठीक है, और भाग घा, 4 प्रकार के समूह बनाए जाते हैं। जिसमें क्या रहता है कि जैसे भाग का में कौन रहता है? जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत रहते हैं, उनके समूह वाले राज्य बनेंगे। ठीक है। भाग खा ब्रिटिश मुख्य आयुक्त वाले समूह रहते हैं। ठीक है। फिर देसी रियासतों वाले रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। ठीक है। इन सबको क्या कर दिया गया कि बिल्कुल से ये जो भाग का और खा है, जिसमें भाग खा में देसी रियासतों से संयुक्त जो राज्य रहते हैं, देसी रियासतों से संयुक्त राज्य रहते हैं। भाग खा में मुख्य आयुक्त वाले राज्य रहते हैं। ठीक है। जिसको चीफ कमिश्नर वाला कहा जाता है। ठीक। तो इन सबको जो अलग अलग बंटवारा हुआ था, इनको समाप्त कर दिया गया। आगे की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो बाग का खा गा जो बंटवारा हुआ था, इसमें कौन कौन से स्टेट थे, उन सब की सूची मैं आपको बता दूंगा। जानने के लिए जानना चाहिए, एज ए स्टूडेंट आपको जानना चाहिए। ठीक है। फिर तो ये इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। जब इसको समाप्त कर दिया गया तो इसी आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया कि ये कहा था कि जो फजल अली की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये कहा था कि
16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होना चाहिए। 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, निर्माण होना चाहिए। ठीक, ये फजल अली की रिपोर्ट में कहा गया था। ठीक है, लेकिन जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, अभी मैंने बताया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा जब भाग का और भाग खा वाले ऐसे राज्य थे उनके समाप्त कर दिया गया, उनकी दूरी को समाप्त कर दिया गया। तो इसी अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, इसके तहत क्या किया जो है कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की बात की गई। ठीक है, बात की गई। ठीक है, समझ में आया? ये जो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये फजल अली की कमेटी कर रही है। लेकिन इसके बाद फिर उसी फजल अली कमेटी की बात को काफी कुछ स्वीकार कर लिया गया, अधिकांश बातों को स्वीकार कर लिया गया। फिर सरकार ने क्या किया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया और उसमें 7वां संविधान संशोधन किया। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्यों के बनने के निर्माण के दौरान भाग का, खा, गा, घा था, उसका भाग का और खा को समाप्त कर दिया गया। मेन रूप से अधिकांश राज्य इसी के अंतर्गत थे, भाग का और भाग खा वाले। ठीक है, भाग का में कौन था? ब्रिटिश भारतीय प्रांत के वाले राज्य थे। भाग खा में देसी रियासतों से संबंधित अन्य राज्य थे जो देसी रियासतें भारत में जुड़ गई थी। तो उसके बाद ये प्रक्रिया 1948-49 के बाद से लगातार चल रही थी। भाग का, खा, गा, घा। ठीक है, गा वाला संघ शासित वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो इस तरह से आगे व्यवस्था बनती है। इसकी क्लास में लूंगा। ठीक है, किसी एक दिन मैं इस बात को पढ़ाऊंगा कि वो जो पूरी सूची थी क्या कैसे हुआ था। ठीक, तो ये जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया, इसके बाद इसके बाद जो है क्या हुआ कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण को शुरू किया गया। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण होने की बात कही गई थी, अगर आपका ऑप्शन रहता है 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो आप यही लगाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं रहता है ऑप्शन में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश रहता है तो आप ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शन रहता है तो आप यही लगाएंगे। ठीक है, अब ठीक क्या किया गया कि बहुत सारे बदलाव किए गए। 14 राज्य थे, जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। ठीक है, ये आयोग है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की मैं बात कर रहा हूं, ये अधिनियम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, दोनों में अंतर है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है? फजल अली रहता है। ये अधिनियम कौन लेके आती? सरकार लेके आती, उसी फजल अली की रिपोर्ट पे ही लाती है। ठीक है, फजल अली की रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने उसको नहीं स्वीकार किया। सरकार ने 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही और बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। 1956 में ही केरल की स्थापना होती है। केरल अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत कोचीन राज्य का जो त्रावणकोर का क्षेत्र रहता है और जो मद्रास का जो मालाबार वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा साइड वाला, बिल्कुल से इस तरफ पश्चिमी वाला क्षेत्र जो रहता है, बिल्कुल से नीचे की तरफ अगर आज के नक्शे में देखेंगे, और कर्नाटक का जो दक्षिण कन्नड़ वाला पूरा एरिया है, जिसको एक नाम तो कासरगोडे या कसरगोडे ऐसे कुछ है, तो इन तीनों क्षेत्रों को मिला के केरल बनाया गया। तो केरल का अगर पूछा जाए तो केरल का गठन कब हुआ? 1956 में। अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए केरल राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ है, तो वर्ष 1956 में। ठीक है, आज की क्लास लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं पूरे राज्यों के गठन के विषय में बता देता, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं कल 1-2 दिन के अंदर पूरे राज्य को गठन के विषय में बताऊंगा। ठीक है, तो 1956 में केरल का हो जाता है। ठीक, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो 14 राज्य बनते हैं, उसमें कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, बाई चांस अगर प्रश्न इस तरह से बन रहे हैं कि 14 राज्य कौन कौन थे,
तो आपको ये जानना चाहिए, ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि उसी के बाद से फिर 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि जो भाषा को लेके, जो संविधान में हमारी 8वीं भाषा को लेके अनुसूची है, इसके बाद जो भाषा रहती है, कौन सी सिंधी कब आती है, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, संथली, मंथाली, डोगरी, ये सब कैसे आती है, तो क्रम में पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो सबसे पहले 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका है, तो आंध्र प्रदेश है। 14 राज्यों को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा कौन सा है? आसाम है, ठीक, क्योंकि आसाम का आज का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा असम के अंतर्गत था, एक थोड़ा सा हिस्से को छोड़कर पूरा असम के अंतर्गत था। आप इस बात को समझ लीजिए कि असम कितना बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, सब असम से कटके ही बने हैं। तीसरा बिहार है, चौथा बंबई है, तब बंबई था, आज का मुंबई है, तब बंबई ही बोला जाता था। पांचवा जम्मू कश्मीर है। ये मैं 14 राज्यों का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। छठा कौन सा था? छठा केरल है, 1956 में बना है, ठीक है। सातवां है मद्रास, ठीक, सातवां है मद्रास। आठवां मध्य प्रदेश। नौवां कौन सा है? मैसूर। 10वां कौन सा है? उड़ीसा। 11वां है, हाँ, पंजाब, पंजाब है। राजस्थान बचा है, हाँ, 12वां राजस्थान। फिर 13वां अपना प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रदेश बोला जाता था, 1950 में उत्तर प्रदेश बोला जाने लगा, उत्तर प्रदेश है। और 14वां पश्चिम बंगाल, ठीक। ये 14 राज्य हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो 14 राज्य हैं वो यही हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, मैं उनको भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपको ये जानना समझना चाहिए कि हमारे राज्यों के गठन के निर्माण के दौर की जो प्रक्रिया है वो कितनी जटिल थी और जो आज तक चलती जा रही है, लगातार बन रहा है। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा कौन सा था? दूसरा था दिल्ली। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1972 में जाके पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला था, ठीक है। चौथा कौन सा है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, हाँ, मिनिकॉय। और कौन सा है? अमीन द्वीपी, अमीन द्वीपी द्वीप समूह, ठीक। पांचवा कौन सा है? पांचवा है मणिपुर। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि असम का पूरा हिस्सा जो है, पूरा क्षेत्र रहता है, बस एक जो निचला हिस्सा है मणिपुर और त्रिपुरा, वही अलग रहते हैं। और छठवा कौन सा था? त्रिपुरा। अब आपको समझ में आया होगा कि एक समय मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों जो आज पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किए हैं, ये जब 1956 में कैसे थे, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो ये रहा 1956 का मामला, ठीक, 1956 का मामला। अब थोड़ा सा जो राज्यों के सारे गठन की बात है, कल मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। ये तो 1956 तक हो गया। अब थोड़ा सा देख लिया जाता है कि 1 से 4 तक जो अनुच्छेद, क्योंकि जो मूल विषय था पढ़ाने का, वो यही था, देख लिया जाता है जल्दी से। इसके बाद आज की क्लास खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद कल मैं पूरी तरह से पूरे राज्य क्रम से जो गठित हुए हैं,
जैसे हो सकता है, बहुत पता होगा आप लोगों को, पढ़ते होंगे, पर हो सकता है कि 14 राज्य जो गठन हुए थे, बने थे, ये थे। इसमें केंद्र शासित प्रदेश में जो 6 हैं उसमें हिमाचल भी रहता है, मणिपुर भी है, त्रिपुरा भी है। आज पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है। तो जो हिमाचल है ये पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, कब मिलता है, नागालैंड का गठन कब होता है, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब होता है, मिजोरम का गठन, मेघालय का गठन, ये सब कल दूसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। राज्यों के जितने भी आज तक के गठन है, कब कौन सा राज्य किस वर्ष में बना है, क्या कारण थे, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देख लिया जाता है कि आज अनुच्छेद पहला भाग 1, ठीक, बात शुरू कहां होती है, कहां पहुंच। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में आपको पता ही है कि इस समय कितने राज्य हैं, कहने की बात तो है नहीं, है ना। ठीक, संघ का राज्य है, संघ के राज्य इसी में जो है कहा गया है, पहली ही लाइन है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, जिसको लेके आज के समय में विवाद छिड़ा हुआ है, दैट इज भारत, दैट इज भारत। यानी कि इस बात को लेके संविधान सभा में बहुत जबरदस्त वाद विवाद था कि इस देश का नाम क्या रखा जाए। ठीक है, इंडिया नाम को किसने दिया है, ये अंग्रेजों ने दिया है, और भारत का नाम किसने दिया है, ये विवाद का विषय है, बहुत साल से चला आ रहा है, हजारों वर्षों से, किसने दिया है किसने नहीं दिया है। कुछ लोग भारत के नाम पे मानते हैं, कुछ लोग कैसे कैसे, तमाम सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन भारत नाम कैसे पड़ा इसका समुचित जवाब कोई नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन इंडिया किसने कहा है, तो ये अंग्रेजों ने कहा है। अंग्रेजों ने हम लोगों को कोई प्रेमवश इंडिया का नाम नहीं दिया था। ठीक है, इस समय इनकी कॉलोनियां होती थी, ठीक है, कॉलोनी होती थी, और बेसिकली इंडियंस, जैसे रेड इंडियंस, जैसे अमेरिका के रेड इंडियंस, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है, इंडिया, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा थोड़ा आप समझे, जैसे रेड इंडियंस, इन लोगों को जैसे इंडियंस या इंडीज करके जो संबोधन करते थे, इसका मतलब ही होता था कि ये एक प्रकार से दास समझते थे, हमको गुलाम समझते थे और घृणा के भाव से देखते थे। घृणा की वजह से ये शब्द निकल के आया था एक प्रकार से। जैसे अगर देश दुनिया में जो फैला हुआ है इंडीज, इंडिया, इंडीज, अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे जाएंगे तो तमाम सारे विद्वानों ने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे ये लोग बात बात पे कहते थे ब्लड इंडियंस, यू डर्टी फुल इंडियंस, तो इसका ये मतलब है कि ये इंडियन प्रेम से गले लगाने के लिए नहीं कहते थे, आओ भाई हम तुमको, तुम बाहर इंडिया को इसलिए हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं, नहीं, एक गुलामी का प्रतीक का कह सकते हैं कि शब्द था इंडियंस, इंडीज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, तमाम सारे लोगों ने बताया है। लेकिन अब चूंकि उस समय की स्थिति में क्या था कि पूरे विश्व में भारत को इंडिया के ही नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है, और एक अंतरराष्ट्रीयकरण होता है, आपका देश स्वतंत्र हुआ था, तो ऐसे समय में देश का नाम क्या रखा जाए, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि 50-50 वाली स्थिति थी। तो दोनों चीजों को बराबर देखते हुए इसलिए कह दिया गया इंडिया दैट इज भारत। ठीक, इसका यही मतलब है कि दोनों नाम हमें स्वीकार हैं, चाहे आप इंडिया कहो चाहे भारत कहो। इंडियंस, पूरे विश्व में इंडियंस है, भारतीय। भारत शब्द अगर कह सकते हैं तो यह हमारी अंतरात्मा का शब्द है, ठीक है, अंतरात्मा का शब्द है। अंग्रेज जब आए तो इंडिया बोलने लगे, भारत हमारी मूल भावना है। इंडिया ऐसा नहीं है कि कोई से युद्ध छिड़ गया है या कुछ है, संविधान ने जब आत्मसात कर लिया, संविधान बनाने वाले विशेषज्ञों ने, संविधान विदों ने इसको अपना लिया है, तो इसको अपनाया जाना चाहिए, इसमें विवाद का कोई विषय ही नहीं। आप चाहे इंडिया लिखिए चाहे भारत लिखिए, अभी सरकार ने भारत लिख दिया तो इसको लेके हाय तौबा मच गई पूरे भारत में कि अरे भारत लिख दिया, नाम बदलने जा रहे हैं। ये सब व्यर्थ की बातें होती हैं, सबको पता है, राजनीति चमकाने की बात होती है,
सरकार ना बदल सकती है ना कुछ कर सकती है। हाँ, अगर सरकार ने भारत कह दिया तो इसमें कोई वज्रपात नहीं हो गया, ना कोई आकाशीय बिजली गिर गई है, ना मरने मराने वाली बात हो गई है, या पूर्व की सरकारों ने इंडिया कहते हुए आया हुआ है तो उसका विरोध किया जाए। दोनों शब्द हैं, दोनों चलते रहेंगे, बिल्कुल से अजर अमर हैं। ठीक है, वो राजनीति का मुद्दा नहीं है। ठीक, अब तो ये हो गई बात इंडिया दैट इज भारत। इसमें कहा गया है भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। फिर दूसरी बात क्या कही गई है, ठीक, दूसरी बात क्या कही गई है, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से फेडरेशन। ठीक, और जो भारत और राज्य क्षेत्र में जो नाम है वो पहली अनुसूची में बताया गया है, पहली अनुसूची में पूरा बताया गया है। ठीक, जो 28 स्टेट हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब बताया गया है। ठीक, फिर दूसरी बात, इसमें जैसे पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि जो भी राज्य क्षेत्र हैं, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं और संघ के जो क्षेत्र हैं, या कोई ऐसा राज्य है जिसको भारत सरकार ने ले लिया है, अर्जित कर लिया गया, जो तीनों की बात बताई गई है। यानी कि इसमें क्या होगा, पहला तो राज्यों का क्षेत्र होगा, राज्यों के क्षेत्र होंगे। दूसरा क्या होगा, संघ का क्षेत्र होगा, यानी कि संघ शासित क्षेत्र होगा मान लीजिए। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा अर्जित क्षेत्र, यानी कि सरकार ने या भारत सरकार ने किसी से ले लिया है, ठीक है, अर्जित कर लिया है। अब ये तो हो गया ये प्रक्रिया एक राज्य के बनने की। अब जो अर्जित क्षेत्र है ये थोड़ा सा व्यापक है। ठीक है, अब सरकार राज्य को एक संप्रभु सरकार है, अंतरराष्ट्रीय कानून को मान्यता दे दी है, अंतरराष्ट्रीय कानून को स्वीकार कर लिया है, तो भारत सरकार राज्य को किसी दूसरे राज्य को कैसे ले सकती है या अपने राज्य में कैसे शामिल कर सकती है, तो वो कर सकती है संधि के माध्यम से। ठीक है, संधि के माध्यम से। इसके बाद किसी से खरीद सकती है या कोई उपहार में दे दे, ठीक है, या लीज पे। ठीक है, तो ये हम नए नए देश बने हैं, कैसे हमारे राज्य क्षेत्र का, हमारे देश का विकास होगा, कैसे देश बढ़ेगा। बहुत सारे टूटे फूटे देश इधर उधर बटके पड़े हुए, कहीं उस कोने में कहीं उस कोने में। अभी भी कई सारी विदेशी शक्तियां जैसे पुर्तगाली या फ्रांसीसी, ये सब लोग भारत के कई क्षेत्रों को हथियाए हुए हैं, तो इनको कैसे लिया जाए। तो ये 4 चीजें रहती हैं, या तो संधि के माध्यम से आप किसी क्षेत्र को ले सकते हैं भारत के अंदर, या उसको खरीद सकते हैं, या कोई आपको उपहार में दे दे, या लीज पे, यानी कि मान लीजिए कोई आपको 100 वर्ष के लिए दे दे लीज पे। ठीक है, तो ये जो अर्जित क्षेत्र है इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे फ्रांसीसी रहते हैं, फ्रांसीसी का जो क्षेत्र रहता है, ठीक है, फ्रांसीसी जहाँ पे कह सकते हैं कि शासन करते रहते हैं, उस क्षेत्र को पहले क्या किया गया था, अर्जित कर लिया गया था। इसके बाद फिर उसको 1962 में ले लिया गया था, जैसे पौंडीचेरी है। ठीक, तो ये ऐसा एक मुद्दा था जिसके तहत अनुच्छेद 1 के तहत ये बातें हैं। ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताए गए हैं। 3 प्रक्रिया होंगी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए या किसी क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए। मैंने पहले भी बताया राज्यों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ठीक है, राज्यों का संघ, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये जो अर्जित वाले क्षेत्र हैं, जब मैं कल राज्य वाला पढ़ाने लगूंगा कौन से राज्य कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे होता है। फिर आते हैं दूसरे अनुच्छेद पे। दूसरा अनुच्छेद है, ये भाग 1 है। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना या गठन से संबंधित है। ठीक, संसद को यह शक्ति दी गई है कि दूसरा अनुच्छेद क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से। संसद जो है,
विधि द्वारा जब भी ठीक समझे वो किसी भी नए राज्यों को शामिल कर सकती है। ठीक है, शामिल कर सकती है, नए राज्यों को ला सकती है। इसमें अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। पहली शक्ति कौन सी है? नए राज्यों को तो चाहे वो भारत के संघ में शामिल कर ले, नए राज्य, कोई भी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर ले। दूसरा क्या है कि नए राज्यों को गठन करने की शक्ति संसद को ही है। ठीक है, यानी कि सिर्फ संसद को शक्ति है, इसके अलावा किसी को शक्ति नहीं है। नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है और नए राज्यों के गठन की शक्ति किसको है? संसद को है। तो ये दूसरा अनुच्छेद हो गया। फिर तीसरे अनुच्छेद में क्या है? ठीक है, ये कोई बहुत वो नहीं है, ये एक लाइन की बात है कि नए राज्यों के प्रवेश, गठन या स्थापना। ठीक है, गठन भी लिख दे रहा हूं, आपको समस्या ना हो, प्रवेश, गठन या स्थापना। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? तीसरा अनुच्छेद है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब आपको समझ में थोड़ा सा आएगा कि ये जो क्षेत्र, सीमा, सब सारी चीजें होती हैं, इसके लिए क्या किया जाता है। तीसरे अनुच्छेद में कुछ न कुछ संशोधन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? वही है कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। लिखा भी है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। क्षेत्रों का मतलब है, सीमाओं का मतलब है सीमा घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक है, नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसको अगर आप अलग से लिखना चाहें, ठीक है, इसी में नए राज्यों के निर्माण क्या है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र, मान लीजिए कोई राज्य क्षेत्र है, अथवा या मान लीजिए 2 ऐसे राज्य हैं या 3 ऐसे राज्य हैं, उनमें से सबको थोड़ा भाग निकाल के, मान लीजिए 3 स्टेट हैं, 1 2 3, ये तीनों मान लीजिए ऐसे ऐसे बने हैं। ठीक है, और इन तीनों का थोड़ा क्षेत्र निकाल के ये चौथा स्टेट बना दे। ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही बनेंगे ना राज्य। जगह तो उतनी है, राज्य अगर एक राज्य में से दूसरे राज्य को घटाना बढ़ाना है या नया राज्य बनाना है तो उसी राज्य की सीमा में से, उसी के राज्य के क्षेत्र में से निकाला जाएगा ना, कहीं आसमान से तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि नए राज्य कोई है या उसके राज्य क्षेत्र में या दो से अधिक राज्य है या 2 राज्य है, ठीक है, उनमें से कुछ भाग को मिला के या एक दूसरे भाग को मिला के, मान लीजिए 2 भाग ऐसे हैं, 2 राज्य ऐसे हैं, इसमें से कुछ भाग को दोनों में से निकाला गया, इसमें से दोनों को निकाला गया, बना दिया गया। या मान लीजिए कि ये इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इन दोनों की सीमा से निकाला गया, इसकी सीमा इससे लग रही लेकिन इसकी सीमा को नहीं निकाला गया, इसकी सीमा से निकाल के बना दिया गया। ठीक है, कुछ भी किया जा सकता है तो अनुच्छेद 3 में ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो राज्यों का निर्माण होता है, नए राज्यों का निर्माण होता है, या जो नए राज्य के प्रवेश या स्थापना या गठन से संबंधित है, या मान लीजिए कोई ऐसे राज्य रहे हों जो दूसरे के अधीन रहे हों, दूसरे जैसे कि फ्रांस है, पुर्तगालीज है, उन लोगों के अधीन रहे, उनको लाया गया है, प्रवेश कराया गया है। ठीक है, स्थापना कराई गई है, गठन कराया गया है, निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, बिल्कुल से नए राज्य। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 3। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कुछ भी नहीं कहा गया है। अनुच्छेद 4 में बात सिर्फ इतनी सी है कि इन राज्यों के गठन या ऊपर के 3, ठीक है ना, ऊपर के जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में वर्णित जो विधियां बताई गई हैं, अनुच्छेद 4 में सिर्फ इतनी बात है कि ऊपर जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित गतिविधियां, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित जो बात बताई गई है, संबंधित बात बताई गई है,
बात कही गई है उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान संशोधन की आवश्यकता, सीधे सीधे समझ, आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी संसद के साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से उपर्युक्त अनुच्छेद 2 और 3 में बदलाव किया जा सकता है। बहुमत से राज्यों के निर्माण गठन को किया जा सकता है, राज्यों के निर्माण गठन को किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 4 में इस बात को लिख दिया गया कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो बातें कही गई हैं राज्यों के निर्माण से संबंधित, उनके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। इसको संसद के साधारण बहुमत से ही पास करा के किया जा सकता है। ठीक है, बात बात पे आप संविधान संशोधन के लिए नहीं जा सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी ही कही गई है अनुच्छेद 4 में। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है कि 1 से 4 में ये चीजें हैं। भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 यही है। ठीक, और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 4 के लिए अनुच्छेद 368 यानी 368 में संविधान संशोधन है, तो इसको नहीं छुआ जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली साधारण बहुमत से रहेगा। तो ये हो गया साथियों आज का भाग 1। ठीक है, थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जा रही हैं इस वजह से। हालांकि जब लेक्चर चलेगा तो थोड़ा सा लंबी होंगी, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जैसे आज ही जो बातें बताई मैंने, कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन वाले प्रश्न पूरा लेक्चर है। अगर आप देखेंगे, समझेंगे, प्रश्न उठा के देखेंगे तो सारे प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आप अपने कमेंट दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। नमस्कार।